એ હા. હા ને પણ ઓલામાં તો શાલિની દીદી ગ્રુપમાં તો હા. ચેતનાબેન. હા વિજયભાઈ. એ આપણે જે ઓલું કરીએ છીએ ને સમરી હા બનાવીએ છીએ તો હમ આ જે ડોક્યુમેન્ટ છે ડોક્યુમેન્ટ હા એમાં જ અમુક ટોપિક સમજાણા હોય આપણે કેમકે ઓલું હું હિન્દી ટાઈપ કરવું ને બોલવું ને અંડરલાઈન કરવું એના કરતા એમાં જ જે ટોપિક સમજણ આવે એમાં કહી દઈએ તો હાલે ને ડોક્યુમેન્ટ રાખીને કે અલગથી સમરી બનાવીએ હા હા ના 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 એવું જરૂરી નથી તમારે જેવી રીતે પ્રેઝન્ટ શું કરવું હોય કેવાય હાલે ને જેવી પ્રેઝન્ટ રીતે હા 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 ડન ડન એવું એવું ભૈયાને ખાલી એ જોવું છે કે હા આપણા સુધી આ વસ્તુ પહોંચી હા હા હા. नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी, आवाज आ रही है? जी भैया। बढ़िया। तो आगे बढ़े। जी भैया, कल जो हम लास्ट में चर्चा कर रहे थे हाँ तो वहाँ वहाँ थोड़ा सा ऐसा हम लोगों ने
करा था कि आज फिर से थोड़ी सी और चर्चा करेंगे उसमें। तो हाँ, वर्तमान में जीना। जीना जी। और वर्तमान का निरीक्षण, ये वाली बात थी। जी। ठीक बात है। तो बेसिकली अब सिचुएशन ऐसी है यहाँ पर कि हमें पूरा सूचना मिल गया है। ये स्थिति के पहले हमें पूरी सूचना मिल गई है और ये सूचना मिला है, प्रस्ताव भी हमको अब अच्छे से समझ में आया है, स्पष्ट हो गया है। हमारा जितना प्रश्न थे तर्क के लेवल पर, लॉजिकल जिसको हम कहते हैं, तो लॉजिकली हम लोग संतुष्ट हो गए हैं। जितने हमको प्रश्न पूछने थे हमने पूछे और हमें उसके लॉजिकल उत्तर मिल गए। तो जिसे हम कहेंगे कि अब हमारा तर्क शांत हो गया है और तर्क विकसित भी हो गया है। दोनों स्थिति है। तर्क शांत होने का मतलब है कि अव्यवस्था से जितने भी हमारे में समस्याएं आई थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए प्रश्न बने, जीने को लेकर प्रश्न बने, सच्चाई को जानने को लेकर प्रश्न बने, और ये सारे प्रश्न हमारे उत्तरित हो गए, यानी तर्क शांत हो गए। एक स्थिति ये। दूसरा है तर्क उन्नत हो गए। तो अब ये तर्क उन्नति कैसे देखेंगे? तो न्याय के बारे में सूचना आया तो हम अभी की स्थिति से तर्क के आधार पर हम न्याय की सूचना से भी अवगत हो गए। और जैसा न्याय का परिभाषा है, अब जो तर्क हमारे विकसित हो गए वह न्याय की परिभाषा के साथ विकसित हो गए। वहां से हमें ये कनेक्ट होने लगा कि हम इसे समझ सकते हैं। यानी न्याय का जब परिभाषा है, उदाहरण के लिए संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति बराबर न्याय। तो अब हमको संबंध के बारे में उन्नत तर्क हो गए। पहले हम संबंध को शरीर के आधार पर देख रहे थे, अब संबंध हम जीवन के आधार पर सोचने लगे। संबंध में जो निहित अपेक्षा है, पहले हम प्रिय हित लाभ के आधार पर सोचते रहे, कुछ अभ्यास भी हमारे हो गए और उसी से सारा समस्या भी आ गया। अब विकसित तर्क का मतलब है उसमें संबंधों में जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के आधार पर हम संबंध को पहचानने लगे। उस दिशा में अब हमारे तर्क विकसित हो गए। इस प्रकार से संबंध के बारे में अनेकों कोणों से, यानी हमारी खिड़की खुली, दृष्टियां भी हमारी उस प्रकार से अब होने लगी। इसको कहेंगे तर्क विकसित होना। संवेदना से आगे भी वास्तविकता है। ऐसी वास्तविकता को जानने समझने के लिए तर्क विकसित होना। वैसे धर्म के बारे में अभी तक की हमारी स्पष्टता, और यहां पर धर्म व्यवस्था के अर्थ में है, ये स्पष्टता के लिए हमारा तर्क आगे चला गया। तो हम तर्क विकसित भी हुए। सत्य के बारे में पहले जैसा सोचते रहे, अब यहां पर सत्य सह अस्तित्व है, इस जगह पर हम आगे पहुंच गए। तो तर्क विकसित होना, ये स्थितियां हुआ, और एट द सेम विकसित हुए, और हमें यह स्वीकार होने लगा कि तर्क के आगे अर्थ को जानने के लिए हमारा प्रयास प्रारंभ होना है। ये वो स्थिति है जहां पर इस प्रकार से हम वर्तमान को निरीक्षण में हमारा आने लगता है। ये कैसे हो गया? तो तर्क शांत हो गए, तर्क विकसित हो गए, और हमें एक मानवीय भाषा भी अवगत हो गई
कि जिस भाषा से हमारा कम्युनिकेशन यानी हमारी संप्रेषणा, हमारा व्यक्त होना, ये भी हमें अवगत हो गया। ये दो मुद्दे होने से एक स्थिति आता है, उस स्थिति में हमारी कल्पना में ऐसा होना कि भूतकाल की पीड़ा को एड्रेस कर सकते हैं, वर्तमान से हम निर्विरोध हो सकते और भविष्य की चिंता से भी हम निकल सकते हैं। ये एक स्थिति हमारे में आ गया। तो ऐसा स्थिति हमारे में निर्मित होने से अब हम वर्तमान के बारे में, हमारा कल्पना में वर्तमान आने की संभावना बन गई। अब वर्तमान क्या है? तो जो नित्य वर्तता है। तो वर्तमान को पहचानने के लिए हम पुनः एक बार जैसा इसमें मानवीय परंपरा के बारे में बताया है, तो मानवीय परंपरा, मानवीय व्यवहार, मानवीय दृष्टि, मानवीय विषय, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, ये मानव में गुणात्मक परिवर्तन होने के लिए जो जो आवश्यक सोच विचार होना है, ऐसे सोच विचार में हमारा मन लगने लगता है। और ऐसा मन लगना ये कैसे समझ में आता है? तो जैसा हम अपन ने कल बात किया था कि ऐसे स्थिति में हम घटनाओं से तो जुड़े ही रहते हैं। जैसे परिवार में है, परिवार में संबंध हैं, उसमें हमारा एक कर्तव्य रहता है और हम कार्य व्यवहार के रूप में हम काम करते रहते हैं। उसमें हमारा सोच विचार शुरू होता है, ये इसमें जुड़ गया। तो अब सोच विचार और हमारा कार्य व्यवहार में अनेकों घटनाओं से अब हमारा संबंध एक दूसरे तरीके से होने लगता है। तब फिर घटनाओं के मूल में अब पहला इस क्या आता है भाई प्रभाव, कि घटनाएं इसके पहले भी घटती थी। सुख की घटनाएं आई तो कुछ एक प्रकार का आवेश, दुख की घटनाएं हुई तो कुछ एक प्रकार का आवेश, और ऐसे आवेशों के मिक्स होने से, जिसको संवेदना मूलक जीना होने से, हमारे कार्य व्यवहार में एक प्रकार का बदलाव कहिए या एक प्रकार की अनिश्चितता, अस्थिरता, ऐसा कुछ समझ में आता था अपने व्यवहार में। अब ऐसी स्थिति में हमको हमारा व्यवहार नियंत्रण करने के लिए प्रेरणा होने लगता है। कैसे? क्योंकि हमें पता लगा कि यह जो घटना हो रही है उस घटना के मूल में नियम है, तो नियमों पर ध्यान जाता है। और ये जो नियम है, ये नियम हमें इकाई का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, ये 4 मुद्दों की सूचना हमारे पास आ गई। उस स्थिति में हम स्वभाव धर्म के नियम के अनुसार, जिसे मानव का अध्ययन कहा गया, तो मानव का अध्ययन, मानव के बारे में सूचना अधिकाधिक स्पष्ट होने से प्रत्येक कार्य व्यवहार के मूल में मानवीय के जो नियम है उन नियमों पर ध्यान चला जाता है। तो उसे कहते हैं चैतन्य क्रिया के नियम है। जो भी भौतिक रासायनिक, जिसको हम नेचुरल फेनोमेनॉन कहते रहे, तो ये जो इसके पहले जो भी प्राकृतिक फेनोमेनॉन हुए, उन फेनोमेनॉन के पीछे हमारी क्यूरियोसिटी कुछ समय दौड़ी, लेकिन उसके बाद हमने छोड़ दिया कि ये अपने हाथ में आने वाला या सोचने में आने वाला भाग नहीं है। तो उस जगह पर कैसे हो गया? जब हम परमाणु की सूचना लिए, परमाणु में गतियों की सूचना लेते हैं, उसमें घूर्णन गति की सूचना, वर्तुलात्मक गति की सूचना, कंपनात्मक गति की सूचना, परमाणु अंशों में व्यवस्था की प्रवृत्ति की सूचना, उसमें रचना, प्राण कोशाओं के बारे में सोचना, उसमें जो अम्ल और क्षार, ये सारे जो मुद्दे पहले कभी ऐसा लगा ये कुछ काम नहीं आता, इसको पढ़ने से क्या मतलब है। तो ये जो हमारा एटीट्यूड पहले था, ये एटीट्यूड अब बदल गया
और हमारे अभी देखने में विवेक और विज्ञान ये दोनों मुद्दे जुड़ गए। तो इस प्रकार से जड़ क्रियाओं की यानी भौतिक रासायनिक क्रियाओं के मूल में जो नियम है उन नियमों पर भी हमारा ध्यान जाने लगता है और यही नियम वर्तते रहते हैं और ये वर्तना ही नित्य वर्तमान है। ये हमको धीरे धीरे ये हमको स्पष्ट होने लगता है, ये वर्तमान के निरीक्षण है। अब ऐसा स्थिति यदि नहीं है, मेरे तर्क शांत नहीं है, मेरे तर्क विकसित नहीं है, मेरी भाषा भी विकसित नहीं है। भाषा विकसित का मतलब क्या हुआ? जैसा मानसिकता वैसा भाषा। जैसे व्यापार विधा में है तो व्यापार का भाषा है, दिन भर पैसे के बारे में ऊपर नीचे चलता है ना। नौकरी करते हैं तो वो जो नौकरी के उसमें जो भाषा है वो वैसा भाषा आता है। कितने प्रकार का भाषा है, जो जिस मन स्थिति में है वैसा वैसा वो भाषा डेवलप होता है। ऐसे में सच्चाई कैसे पता लगेगा? तो यह जो सह अस्तित्व नजरिए की जो भाषा है वह भाषा अवगत नहीं होने से तो वो जो स्थिति है मुंह फिर वहीं बने रहे, भूतकाल की पीड़ा झेलते रहना, वर्तमान से विरोध किए रहना और भविष्य की चिंता किए रहना। इस स्थिति में वर्तमान में घटना ऐसे व्यक्ति के साथ भी होता है लेकिन वो घटना में ही रह जाता है, उसके नियम का पता नहीं लगता। इस रिजल्ट आवेश, सतत आवेश। किसी प्रकारेण येन प्रकारेण व्यक्ति कुछ एक अपना सांत्वना करते रहता है, लेकिन सांत्वना सच्चाई तो नहीं ना। सांत्वना का मतलब है सहलाना, कंसोल करना। तो घटना में ही रह गया और पूरा घटना का स्मृति बन गया, ये और काम हो गया। तो घटना के स्मृति के आधार पर हम वर्तमान को देखने लगते हैं। घटनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग घटना होता है और फिर हम घटना से पैनिक हो जाते हैं। ऐसा स्थिति है। ऐसे में वर्तमान का निरीक्षण क्या हुआ? घटना ही गिनते रहते, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, और सारा घटनाओं को अगर हम पूरा जोड़ के देखेंगे तो वो पूरा एक संवेदनाओं के आधार पर जीने का ताना बाना है। उसमें पूरा घटना भी जोड़ दिया तो भी सुख दुख के सिवाय इसमें कुछ निकलता नहीं। सुख क्षणिक है ना, दुख भी उस प्रकार से क्षणिक ही रहता है, परंतु अभी जिस प्रकार से सच्चाई का अभाव, न्याय का अभाव, धर्म का अभाव, ये अभाव अभी होने से पूरा घटनाक्रम अभाव युक्त है, इसलिए दुख की जो लकीर है वो ज्यादा बड़ी दिखती है। और ऐसे दुख को, संघर्षों को झेलने वाले लोग थोड़ा बहुत कुछ अपना कुछ बताते तो हमको लगता है कि हाँ ये तो दिल की बात हो रही है। जैसा भी है, बहुत सारा उसमें अपने को समीक्षा हो चुका है, जानकारी हो चुका है, तब वर्तमान का निरीक्षण नहीं होता। ये पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा था। तो अब स्थिति भूतकाल की पीड़ा से निकल सकता हूं, ये एड्रेस हो सकती है। भविष्य की चिंता एड्रेस हो सकती है। वर्तमान से निर्विरोध हो सकता हूं, ये भी एड्रेस हो सकता है। मेरे प्रॉब्लम एड्रेस हो सकते हैं। ये अपने में एक स्थिति आना, ये अपने में एक अपना मूल्यांकन हो पाना, मैं समझ सकता हूं। इसका एक लाइन उत्तर है। उस जगह पर तो समझना है, तो क्या समझना है? तो वर्तमान में घटनाओं से संलग्न हूं, जीवन रूप में इच्छा विचार आशाएं हैं। इच्छा विचार आशा में निहित जो निरंतर सुख की प्यास है, उस प्यास को एड्रेस करने के लिए समझने की प्रक्रिया है, अध्ययन की प्रक्रिया है। तो ऐसा अध्ययन की प्रक्रिया में होने से जो हमारा घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के मूल में जीवन क्रिया, भौतिक रासायनिक क्रिया, इन क्रियाओं के नियम और व्यापक वस्तु का अनुमान, इन नियमों का अनुमान, इस प्रकार से सह अस्तित्व एक हमारा माइंडसेट कह लीजिए,
ये डेवलप होता है और हम नियमों की पहचान करने लगते हैं। यही अभी जैसे जैसे नियमों की पहचान होती है वैसे वैसे घटनाओं के प्रभाव न के बराबर होते हैं, और जो शुभ घटनाएं हैं उन शुभ घटनाओं के अर्थ में हमारा अध्ययन प्रोग्रेशन में आता है, प्रगति में आता है। ऐसा स्थिति, यह है वर्तमान का निरीक्षण। अब इसमें जीना, तो जैसा जैसा नियम पता लगता है जीने के लिए हमारा स्वभाव चाहिए, तो स्वभाव हमारा विकसित होता है। ये कैसे विकसित होता है? तो उसका जो एक स्टेप दिखता है कि अध्ययन प्रक्रिया, अच्छा ये प्रक्रिया कैसे हो रही है? तो ये परस्परता में प्रक्रिया हो रही है। परस्परता में प्रभाव के रूप में गुण का प्रभाव आता है, जिसे सद्गुण कहा जा रहा है। जैसे हम सबको याद है कि हम जीवन विद्या परिचय शिविरों से गुजरे हैं, तो जैसा जैसा वस्तु हमारे सामने आता है और हमारा मन लगता है, वैसे वैसे परस्परताओं में प्रभाव भी देखे गए हैं। और ऐसा परस्परता में प्रभाव एक गुण के रूप में आता है, और ये गुण उसका अभ्यास होने से इसमें जो सद्गुण है इसका हमें पता लगता है। सद्गुण कौन सा है, मेरे में कौन से सद्गुण है, कौन से दुर्गुण है, ये पता लगता है। गुणों के उपयोगिता का निर्णय स्वभाव है। तो ये गुण क्रिया, ये मेरे से होने से ऐसी घटनाएं मेरे से होने लगते हैं और उस प्रभाव को मैं पहचानने लगता हूं। ऐसे स्थिति में ये सभी गुणों को निर्णय पूर्वक और हम स्वभाव की तैयारी करते हैं कि ऐसा मेरा स्वभाव होना। जैसे धीरता, ये मेरा स्वभाव होना, वीरता, ये मेरा स्वभाव होना, ये निर्णय करता हूं। उदारता, ये मेरा स्वभाव होना। गुण इसलिए कहा क्योंकि प्रभाव में उदारता फ्लो होता है, प्रभाव में धीरता फ्लो होता है, प्रभाव में उदारता फ्लो होता है। प्रभाव बंद हो गया फिर हम वही कृपण हो जाते, धीरता की जगह पर अधीर हो जाते। जब तक प्रभाव चलता है तब तक हम एक धीर व्यक्ति के रूप में हमको ऐसा होता है। प्रभाव खत्म हो गया, अधीर हो गए। प्रभाव में वीरता, प्रभाव खत्म हो गया फिर वही उसका दूसरा गुण। तो इस प्रकार से धीरता, वीरता, उदारता, ये स्वभाव है। ये स्वभाव का निर्णय हम करते हैं और हमें पक्का पता होता है कि यस ऐसा होना है, ये विचार। इस प्रकार से मैं अपने स्वभाव को विकसित करता हूं, यही अपना विकास है। तो वर्तमान के निरीक्षण से चित्त के आचरण हैं, इसमें 4 आचरण हैं। पहले 4 निरीक्षण गुण, कांति प्रकाश। तो जितना हमारा निरीक्षण है उतना ही उसका प्रभाव गुण के रूप में है, और ऐसे गुणों का निर्णय पूर्वक हमारा स्वभाव होता है। तो इस प्रकार से स्वभाव अर्जित होने का काम शुरू होता है अपने में। तो यह हो गया वर्तमान में जीना। तो इस प्रकार से वर्तमान में निरीक्षण और वर्तमान में जीना, यह सहअस्तित्व नजरिए को इंटैक्ट रहने का अभ्यास विधि है, जिसे अध्ययन अभ्यास कह सकते हैं। तो फिर कितनी भी परिस्थितियां है, उसमें जो आखिरी जो 2 मार्गदर्शन है, टचिंग मार्गदर्शन है, निभने की स्थिति, एक शब्द है निभना। हर परिस्थिति में निभने की स्थिति। कितना बढ़िया है। ऐसी स्थिति में चित्त शुद्धि के हम क्लोज आते हैं, यानी फिर हमसे गलतियां ही नहीं होती। चित्र विचित्र चित्रण आते, सारा चित्रण धीरे 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 धीरे, जैसे बाबा जी ने उस शब्द यूज किए थे सबलाइम, वो उड़ जाते हैं।
जब तक हम ये जो एक 8-10 दिन पहले बात हुई थी, हर्डल क्या है, तो वो हर्डल में जो आसक्ति वाला मुद्दा, हर्डल में हठ वाला मुद्दा, अभिमान वाला मुद्दा, अहंकार वाला मुद्दा, इस पर काम करने से ये हमारी कुप्रवृत्तियां, ये प्रवृत्तियां हमारे से निकल जाने से जो पठन से जो चित्रण है, ये अभी थोड़ा सा हम लोग समाज शास्त्र पढ़ते, पूरे चित्रण ही है अब शास्त्र में, ये चित्रण सहज रूप में हमारे में आ जाता है। और हमारे जो चित्रण है इसके पहले के जीव चेतना की विवशतावश जो कुछ चित्रण बनते भी रहते हैं और कुछ पहले के बने होंगे, ये सारे उससे निकल जाते हैं, सार्थकता उसमें विलय हो जाती है। तो कहते हैं ना, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। हम वैसे नहीं हैं अभी। अभी हमारा गुणात्मक परिवर्तन होना है, पर गुणात्मक परिवर्तन में होने के लिए है ना, जो चित्त में जो आवश्यक है श्रद्धा, गुणात्मक परिवर्तन के लिए संकल्प सहित गति, ऐसा गति होने के लिए जो आवश्यक चित्रण है, वो सारे चित्रण शास्त्रों के पठन से, शास्त्रों के मनन से वो हमारे में प्लेस हो जाते हैं। और यहां पर ये जो वर्तमान में निरीक्षण और वर्तमान में जीने के लिए जो आवश्यक हमारे में स्वभाव और धर्म का अनुमान होना है, मानवीय स्वभाव और धर्म का अनुमान होना है, इसमें गतियां आती हैं। और इन चित्रणों से हम सहज हो जाते हैं, हमें पता लगता है कहां पहुंचना है, और यह भी पता लगता है कि अभी काम अपने को कहां करना है। इस प्रकार से व्यक्ति एक लय में आ जाता है, और वो जो लय है वही व्यक्ति का कार्यक्रम है। उन हर कार्यक्रम से निष्कर्ष आते हैं लक्ष्य के लिए, कि लक्ष्य की कितने अपन करीब पहुंच रहे हैं। इसलिए लक्ष्य और कार्यक्रम के अंतर संबंध, यही वर्तमान का निरीक्षण, लक्ष्य और वर्तमान में जीना कार्यक्रम, इस प्रकार से लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर संबंध से भी अपन इसको पहचान सकते हैं। तो ये कुछ स्थितियां निरीक्षण और जीने में, ये कुछ अपन स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए आपको कितना सेटिस्फेक्शन इस पर बनता है। तो जो निभने की स्थिति, हर स्थिति परिस्थिति में गलती विहीन होने के करीब जाते हैं, होती भी नहीं गलतियां, और जो कुछ गलतियां पहले पता लगती हैं और पहले पता लगती है और हम फिर निर्णय पूर्वक ऐसे चित्रणों को हम निकाल देते हैं, ये खराब है, इस प्रकार से ठीक नहीं है। कितना सुंदर ऐसा स्थिति। तो फिर हमसे कोई दुर्घटना, हमसे कोई गलती होने की संभावना से विहीन अपन हो जाना, ऐसा स्थिति मिलने पर बताइए भला अब कौन सा परिस्थिति बचा जिसको निभना है? वही है उपकार। जो नहीं है अभी समाज में, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान शुरू होता है। वही तन मन धन का योगदान है। तो ऐसा हमारा योगदान शुरू होता है। इसके पहले दिया है वो उपकार कैसे करें, उपकार के बारे में कहा है। तो हम प्रौढ़ लोग हैं, अभी प्रौढ़ों से यही अपेक्षा है कि उपकार करते हैं। नियति सहज स्थिति है। अभी भी अपन याचक के रूप में सोचें, इच्छुक के रूप में सोचें, घटनाओं को सच मानते। वो जो लिखा है बालक सत्य वक्ता है, तो वो सत्य वक्ता मतलब सहअस्तित्व सत्य नहीं होता, वो घटनाओं को सच मानता है, घटनाओं को रिपीट करता है, इसलिए सत्य वक्ता है। हम लोग घटनाओं को वो कर देते, उसमें कुछ कम ज्यादा करते हैं, इसलिए हम झूठ हो जाते। अब हमें सत्य वक्ता मतलब घटना के मूल में नियम जानना है, ये अपना सच्चाई है। इस प्रकार से हम प्रौढ़ अब न्याय प्रदायी क्षमता में कितने आगे बढ़े, सही कार्य व्यवहार को करने में कितने आगे बढ़े, सत्य वक्ता प्रमाण में हम कितने आगे बढ़े, ये हम लोगों की प्रगति हम पहचान पाएंगे। तो जो निभने वाली बात है, हर परिस्थिति में निभने वाला मुद्दा, तो जोड़ करके मुझको लगता है कि इतना कुछ स्पष्टीकरण
है ना, मेरी ओर से जितना मुझे सूझता है, देखिए आप भी जांच के देखिए क्या ये स्वीकार होता जी है। हम्म, जी भैया, बहुत ही बढ़िया। इसको मैं अगर समरी के रूप में रखूं तो सिर्फ आप मुझे बताइएगा कि मैं ठीक ये कनेक्ट कर पाई भी कि नहीं, जिससे हमने वर्तमान में जीना और निरीक्षण करना, वर्तमान में निरीक्षण करना। तो आपने जो अभी जितनी भी बात की, तो उससे मीन्स जैसे मेरा ध्यान गया कि वर्तमान को हम क्या कहते हैं, नित्य जो वर्तता है उसको वर्तमान बोला। तो जितनी भी सूचना है इससे ये भी ध्यान गया कि नित्य वर्तता क्या है, तो सह अस्तित्व है। उसी को समझने के लिए हम जो तर्क से उसको समझते हैं, तो ये तर्क जो है हमारे पास, वो तर्क शांत होना और तर्क विकसित होना, यानी जितने भी नियम है या जितनी भी वास्तविकताएं हमारे सामने आई है उसके अर्थ तक पहुंचना जब हम शुरू करेंगे, तब हम या उसको बार बार अपने में अर्थ के रूप में बिठाएंगे निरीक्षण पूर्वक। और ये निरीक्षण से हमारा जो वर्तमान में जीना है वो बनेगा स्वयं के प्रति विश्वास से। तो मुझे इतनी भैया स्पष्टता हुई वर्तमान में जीना और वर्तमान में निरीक्षण करना, इससे कि अल्टीमेटली तो हम तर्क पूर्वक सह अस्तित्व को ही, जो परम सत्य है उसको ही समझेंगे, लेकिन उसके पीछे जो तर्क है उसमें सारे नियम, व्यवहार के नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, उन सारे नियमों के साथ उसको लॉजिकली अपने में स्थिर करना और अर्थ को, जो वास्तविकता है उसके लिए उसके अर्थ की और हमारी जो यात्रा है वहां तक पहुंचना, वहां से ये वर्तमान में निरीक्षण और उससे वर्तमान में जीना बनेगा। इतना मुझ में स्थिर हुआ भैया, ये ठीक है? बढ़िया है, ठीक है। जी भैया। बढ़िया बढ़िया। जी। तो भैया हमारा डॉक्यूमेंट का पठन तो पूरा हो गया है, अगर इसमें किसी का प्रश्न हो और ये रखना है तो पहले रख देते हैं। भैया, वो जो गुण की हाँ भैया। उपयोगिता, एक प्रश्न है, पूछूं? जी भैया। हाँ, एक गुण की उपयोगिता का निर्णय है, उससे स्वभाव बनता है। तो ये थोड़ा जानना था कि वो कैसे, क्योंकि अलग अलग गुण तो निरंतर क्रियाशील है ही, तो उससे कैसा स्वभाव बनता है, मतलब गुण की उपयोगिता का निर्णय है उससे स्वभाव बनता है, तो वो उसको थोड़ा समझना था। हाँ भैया, बहुत अच्छा। जैसे जैसे अभी एक व्यवहार का उदाहरण लेते हैं कि हमारा आपस में व्यवहार होते हैं और उस व्यवहार में हम एक श्रेष्ठता का, सम्मान का गुण लेते हैं कि जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं उनकी कोई कोई श्रेष्ठता हमको छूती रहती है। तो इस श्रेष्ठता को मैं पहचान पाता हूं, ये मेरा गुण है। और ऐसा श्रेष्ठता को यदि मैं आत्मसात करता हूं तो मेरी उपयोगिता सिद्ध होती है, ये मुझको पता लगता है। तो वो जो श्रेष्ठता मैंने पहचानी, उस श्रेष्ठता को आत्मसात करना ये मेरा स्वभाव बन जाए। स्वभाव बन जाए का मतलब क्या हुआ? ये मेरी स्थिरता में आ जाए, क्योंकि गुण एक पर प्रभाव में आता है। गुण से वरीय स्थिति स्वभाव होना है, कुछ उसमें स्थिरता होना ना। तो श्रेष्ठता का सम्मान करने का, श्रेष्ठताओं को पहचान का, ये मेरा स्वभाव बन जाए। तो ऐसा स्वभाव मेरा होने से ऐसे श्रेष्ठता का सम्मान मेरे से निरंतर होता है।
अन्यथा ऐसा है कि जब कभी फिर ऐसे श्रेष्ठता का कोई प्रभाव में परस्परता सजती है तभी बनेगा। वो प्रभाव दूर हो गया फिर मैं वैसे की वैसा। कुछ स्पष्ट होता है? जी भैया। श्रेष्ठता का मतलब है जैसे हम अभी समझदारी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो समझदारी को प्राप्त करने के लिए हम उसमें समय लगाते हैं, हम उसमें परिश्रम करते हैं, आत्मसात करने के लिए अभ्यास करते हैं, हमारी वो प्राथमिकता में आता है। तो मैं इस गुण को कैसे पहचानूं? क्योंकि किसी व्यक्ति में कोई श्रेष्ठता यदि आ रही है तो वो रहस्यमय नहीं है। उसमें यदि मैं परिश्रम को देख पाता हूं उसके पीछे के, तो वह श्रेष्ठता को छूता है। यदि मैंने उसके चमत्कारी प्रभाव को देख लिया तो वह श्रेष्ठता को नहीं छूता है। उसमें मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर मिसिंग है अपने में। तो हर व्यक्ति, हर मानव को मैं जब भी देखूं और कोई श्रेष्ठता का प्रभाव मुझ में होता ही है परस्परताओं में, तो परिश्रम की ओर मेरा ध्यान चला जाए, तो फिर मैं भी ऐसा परिश्रम करूं, ये मेरा स्वभाव बन जाता है। आप टीचर हैं, एक बहुत अच्छा है, तो सब कच्चे एग्जाम्पल पर देख लीजिए। परीक्षा का प्रभाव है तभी पढ़ते हैं, परीक्षा नहीं है कौन पढ़ता है जी? आप टेस्ट अनाउंस करो, देखो सब पढ़ते हैं। आपको लगेगा कितने सुंदर विद्यार्थी, आहा कितना बढ़िया पढ़ रहे। परीक्षा नहीं है, वो क्वेश्चन पेपर कहां चला गया, पढ़ाई तक याद नहीं है। कितनों को याद है अपनी पढ़ाई? तो पढ़ना ये मेरा स्वभाव बने, किसी चीज को आत्मसात करते हैं तो अथ से इति तक देखने का मेरा स्वभाव बने, ये स्वभाव है। तो मैं पठन करता हूं, पठन से कोई शब्द आते, शब्द से कोई अर्थ ग्रहण होने की स्थिति बनती है, ये परस्परता में प्रभाव है। अभी हम गोष्ठी कर रहे, ये परस्परता में प्रभाव है। व्हेन आई एम अलोन, तब मुझे पता लगेगा कि ये जो प्रभाव आया, उस प्रभाव को मेरा स्वभाव बना कि नहीं, तो उसकी कंटिन्यूटी पता लगेगी। ये है कुछ उसके परस्परता में प्रभाव के गुण, और ऐसे गुण, ये श्रेष्ठताएं, ये मैं पहचान पाता हूं तो उसके पीछे के परिश्रम मुझको समझ में आते हैं, और ऐसे परिश्रमी मैं बनूं, ऐसा मेरा स्वभाव होना, अर्जित होना। स्वभाव होने का मतलब है स्थिरता की स्थिति में आ गया। स्वभाव नहीं बदलते ना, ये सोचना है अपने को। तो गुणों की उपयोगिता का निर्णय स्वभाव होता है। तो अभी परस्परता में, अभी भ्रमित स्थिति में कुछ कुप्रभाव भी आते हैं, कुछ सुप्रभाव भी आते हैं। क्योंकि अभी भ्रमित रहने से मुझे पता ही नहीं लगता कौन सा इसमें से चुनूं। तो जो मान्यताएं हैं, जिसका प्रभाव जोरों पर है, उसका हम स्वभाव होता है। मानव की गति अब स्वभाव तक पहुंच गई है, ऐसी सूचना है। पशु मानव का स्वभाव, राक्षस मानव का स्वभाव, ये सब परस्परताओं में जो प्रभाव देख के, जैसे बलशाली जिएगा, डंडा उठाते काम होता है, ये हमने गुणों में देख लिया और हमको लगा इसकी उपयोगिता है, तो हम भी डंडा उठाने का स्वभाव पकड़ लिए। है कि नहीं? और वो वैसा ही रह गया। तो ये जो अब बदलना है, क्या बदलना है? तो मानवीय स्वभाव होना है, तो फिर मानवीय गुणों की परस्परता में आना ही होगा। मानवीय गुणों की परस्परता में आते हैं। शब्द क्या कर रहा है बेसिकली? ये सारे शब्द सार्थक शब्द मंत्र हैं। ये शब्द सुनते ही, श्रवण होते ही जीवन वस्तु को यही चाहिए, ये सारा प्रभाव आते हैं।
इसलिए श्रवण महत्वपूर्ण कड़ी है। और भैया, यदि इसको हम आत्मसात करते हैं तो हम गुणीजन कहलाते हैं। और गुणीजन आपस में पूरकता का, उपयोगिता का निर्वाह करते हैं। यही एक दूसरे की परस्परता में सहायता है। ये जो 6 सद्गुण हमें मिले हैं, स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, व्यक्तित्व में संतुलन, प्रतिभा में संतुलन, व्यवहार के नियम यानी व्यवहार में सामाजिकता, ये गुण है। और व्यवसाय में स्वावलंबी, ये गुण है। 6 सद्गुण है। तो ये 6 सद्गुणों को हम आत्मसात करते हैं, हम गुणी जंतु, उसका एक प्रभाव है। और उस प्रभाव में ये हमको समझ में आता है कि ये निर्णय मैं कर सकता हूं, तो वो स्वभाव हो गया। और वही स्वभाव कहलाएगा मानवीय गुण, मानवीय स्वभाव। ये उपयोगी है। पता लगता है क्या उपयोगिता उसकी, क्योंकि ये सुख देते हैं, सुखदायी है। इससे निरंतर सुख की संभावना, सुख की निरंतरता की संभावना, ये इसका उपयोगिता का आधार है। पशु मानव स्वभाव, राक्षस मानव स्वभाव बेचैन करता है। मानवीय स्वभाव आराम देता है, सुखदायी है। तो सुख मेरा स्वभाव, जो कि जीवन में ये निहित है, इसलिए वो जीवन के भावों से मेल खाता है ये सारा। परंतु अभी हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसमें कंफ्यूज्ड है। तो ये सब अकड़म तिकड़म का जो अभी का तौर तरीका है, छल कपट दंभ पाखंड, ये सब तरीका है, ये सब तरीके से अपन निकल आते। ये गुणों की उपयोगिता है, क्योंकि इसका मूल्यांकन होता है। और ये मूल्यांकन हमें तृप्ति बिंदु निकलवा के देता है। न्याय सहज हो जाता है, धर्म सहज होता है, सत्य सहज होता है। ऐसा गुणों का उपयोगिता, जो डेस्टिनेशन, जो लक्ष्य मुझे पाना है, उस लक्ष्य के अर्थ में वैसा मेरा स्वभाव होना होगा। ऐसा लगता है कि नहीं? जी भैया, सही है। तो सही है ना? तो ये बहुत- कुछ कनेक्ट हो गया गुणों की उपयोगिता। जी भैया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया। देखिए कितना स्पष्ट हो पाता है। भैया ये डॉक्यूमेंट फिर से कल एक बार पढ़ा तो कुछ प्रश्न निकले हैं, तो क्या आप थोड़ी सी जरूर चर्चा कर। जरूर, हाँ हाँ अवश्य। आज फाल्गुनी दीदी नहीं है क्या? हाँ, वो आज डॉक्टर के पास जाने वाली थी भैया, उनका वो रूटीन चेकअप था थोड़ा, रूटीन चेकअप। तो जी, तो आज उन्होंने मैसेज किया था, वो जुड़ नहीं पाएंगे। ओके। जी भैया, ये फिर से कल एक बार पढ़ा तो एक ध्यान ये गया कि प्रतीति, साक्षात्कार और निधिध्यासन, ये तीनों एक ही लगता है। मीन्स इन तीनों में जो क्रियाएं हो रही है वो सारी, मीन्स जितना भी इसमें डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन दिया है, तो ये तीनों एक सा ही ये लगता है, इसमें कोई फर्क नहीं लगता है। तो क्या ऐसा ही है? हेलो सॉरी, ऐसा ही है। जी। स्थिति और प्रक्रिया में अंतर है। प्रतीति, ये स्थिति अनुभव मूलक है। साक्षात्कार, ये स्थिति अनुभवगामी है। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये प्रक्रिया है। उसमें वस्तु एक है। अनुभव मूलक व्यक्ति
उसी वस्तु को प्रतीति सहज व्यक्त करते हैं। अनुभवगामी व्यक्ति उसी वस्तु को साक्षात्कार सहज बोध अनुभव के लिए गति करते हैं। और ये दोनों अनुभव मूलक पद्धति, अनुभवगामी पद्धति, तो ये दोनों के संयुक्त इसमें प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का नाम है श्रवण मनन निदिध्यासन। ये परंपरा का शब्द है, यहां पर अध्ययन विधि में ये प्रक्रिया है। तो निदिध्यासन को कनेक्ट करेंगे तो उसके साथ मनन है, श्रवण है, जी भैया। है ना। प्रतीति को कनेक्ट करेंगे उसके साथ अनुभूति है। हाँ। और ये जो हम साक्षात्कार साक्षात्कार को कनेक्ट करेंगे तो उसमें भास, आभास, साक्षात्कार, बोध, अनुभव, ऐसा है। जी जी भैया, बढ़िया। ठीक है, क्लियर होता है। हाँ भैया, हाँ। प्रतीति जो है वो अनुभव मूलक स्थिति है, साक्षात्कार अनुभवगामी स्थिति है, और हो, निधिध्यासन है वो एक प्रक्रिया है, मीन्स प्रक्रिया श्रवण है। मनन और निधिध्यासन पूरा। हाँ, यस। हाँ भैया, अभी कनेक्ट वस्तु हुआ एक ही है ना, वस्तु जी। एक ही है। हाँ, क्योंकि ये पूरा पढ़ा ना, तो ये 3 शब्द का हमेशा वो एक सा ही निकलता था, तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार क्लियर कर लूं इसलिए। ठीक बात है, वस्तु एक ही है, स्थिति में अंतर है। और भैया यहाँ पे अध्ययन की जो परिभाषा दिया है, तो एक लिखा है श्रवण मनन निधिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया को अध्ययन कहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अभी ये जो आपने आगे जो क्लियर करवाया उससे ही शायद जुड़ता होगा, तो फिर भी मैं पूछ ही लेती हूँ कि एक जी। जगह पे कहा श्रवण मनन निधिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया अध्ययन है। हाँ फिर एक जगह पे कहा कि अध्ययन का शुरुआत जो है वो साक्षात्कार से है। हाँ तो निधिध्यासन हाँ, के बाद ही साक्षात्कार है, तो वो पहले अध्ययन हुआ या बाद में हुआ, ये मीन्स थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अच्छा, था। बहुत अच्छा। हाँ, अब इसमें ऐसी बात है कि श्रवण मनन निदिध्यासन ये एक सेट हुआ। उस सेट में निदिध्यासन होना मतलब साक्षात्कार होने लगा। वहां से अध्ययन स्वतः है। जो प्रयास है, प्रक्रिया है, मतलब प्रयास है, उसमें हमारा प्रयास श्रवण मनन निदिध्यासन ये कनेक्ट होने तक अपना प्रयास है। एक बार साक्षात्कार होने लगा, वहां से फिर ऑटो है, वो उसको कहेंगे अध्ययन हो रहा है। यानी क्या हुआ, साक्षात्कार हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ श्रवण अधिकार संपन्न हो गए, मतलब अब पुस्तक पकड़ने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। मनन कंटिन्यू है, इसका मतलब है कि साक्षात्कार हुआ, मतलब वो मनन की पुष्टि ही साक्षात्कार है। इसलिए मनन में अब प्रयास नहीं है, वो हुआ ही है। निधिध्यासन का मतलब है कि जैसे ही वो साक्षात्कार का फर्स्ट क्षण वो पल्स बन गया साक्षात्कार के, वो निधिध्यासन प्रक्रिया श्रवण मनन के साथ है। तो फलस्वरूप आगे अब इसको नहीं कहा है कि आगे और श्रवण मनन हो रहा है, आगे फिर कहा साक्षात्कार हो रहा है, मतलब ये 3 सेट ऑलरेडी ये कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं, है ना। अब पुस्तक की अब ये सब ऑटो में आ गया, सारा स्मरण में है, परिभाषा स्मरण में, वस्तु दिखता है, परिभाषा के अनुरूप वस्तु दिखना, ये साक्षात्कार है। यदि अभी परिभाषा ही पता नहीं है और तो वस्तु दिखना, इसको कैसे, किसी को दिख भी गया मान लो तो पहचान नहीं पाएंगे क्या है। जी। तो इसलिए वस्तु का वर्णन परिभाषा से होना, वो परिभाषा हमें स्मरण में रहना, वस्तु दिखने पर परिभाषा के अनुरूप ये वस्तु है, ये हो गया साक्षात्कार। जी। ऐसा कुछ एक बनता है। तो ये क्लियर हुआ। बहुत नहीं कर पाई भैया, क्योंकि अध्ययन को एक हम कोई किसी एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। हो ना। तो हाँ,
तो वो एक प्रक्रिया है। तो मैं इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों को मिला के एक अध्ययन कहा, तो वहां पे पता चलता है कि कोई एक वास्तविकता है, उसके लिए जो शब्द है उससे अर्थ की जो यात्रा है वहां तक ये निधिध्यासन तक की है, और वहां से साक्षात्कार में वो वस्तु का पूरा स्वरूप जो है वो क्लियर होते जाएगा। तो वो एक प्रक्रिया है, वो दिखाई देता है, लेकिन अध्ययन का शुरुआत साक्षात्कार से है। तो अभी साक्षात्कार में जो अध्ययन है वहां से जो होगा वो अभी और क्या मीन्स प्रक्रिया होगा। वो प्रक्रिया नहीं हुआ ना। देखिए, प्रक्रिया मतलब दो होना भाई। श्रवण मनन निधिध्यासन ये एक सेट है, पर इसमें परस्परता निहित है। यानी एक समझाने वाला होता है, एक समझने वाला होता है, उसके साथ ही ये प्रक्रिया है कि नहीं। प्रक्रिया मतलब एक समझाने वाला है, एक समझने वाला है। अब देखिए, साक्षात्कार में कौन समझाता है? वो अभी कनेक्ट हुआ। अब कनेक्ट हुआ कि नहीं? साक्षात्कार में तो वो व्यक्ति है। बिल्कुल। या वो इन पर्टिकुलर जीवन है जिसमें ये पात्रता बन गई है, तो उस समय वो जीवन के रूप में हो रहा है। अब यहाँ परस्परता के रूप में ये प्रक्रिया है। यानी निधिध्यासन होने तक, यानी साक्षात्कार की पल्स लगने तक, यूं कहे कि अनुभव की रोशनी के रूप में सानिध्य, ये एक उसमें इनबिल्ट है, वही शिक्षा है। तो ये आपने ये भी सुना होगा, शिक्षा और अध्ययन। तो श्रवण मनन निधिध्यासन ये शिक्षा प्रक्रिया है, साक्षात्कार ये अध्ययन है। जी भैया, अभी क्लियर हुआ। सही है ना? केवल सुनना नहीं होता ना दीदी। अभी जैसे गुण स्वभाव की बात आई, काम करना होता है ना अपने लिए। अभ्यास है, प्रवृत्ति परिमार्जन के लिए अभ्यास है, जीने की आयाम सेट होने होते हैं, परिवार व्यवस्था स्पष्ट होना होता है। ये सारा तो है उसमें। प्रस्ताव के अनुरूप जो जीने के स्वरूप दिए, उस स्वरूप में हमको आना होता है। इस क्रम में ये श्रवण मनन निधिध्यासन है। पूरी व्यवस्था है इसमें, और ऐसी व्यवस्था से हमें जो रिजल्ट आता है वो साक्षात्कार, जिसे हम जागृति के लिए ये इस तरह से अध्ययन कह सकते हैं। अब क्लियर हुआ? जी जी भैया, अभी काफी क्लियर हुआ मुझे। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। बढ़िया भैया एक, हाँ भैया, इसमें से एक प्रश्न निकला कि अभी साक्षात्कार से वो बोध की शुरुआत है, तो परस्परता है, साक्षात्कार तक है, मतलब वो जो वांग्मय है तो वो साक्षात्कार तक है ना, हाँ हाँ अध्ययन बोध तक है, हाँ अध्ययन बोध तक है, मतलब कि साक्षात्कार तक वांग्मय की जरूरत या कोई फिर परस्परता की जरूरत तब तक है। साक्षात्कार के बाद में स्वयं हम अध्ययन करने के लिए क्षमता युक्त हो जाते हैं। तो बढ़िया। साक्षात्कार से बोध तक है, बोध पूर्ण होने तक वो स्वयं में वो पठन की तो जरूरत रहती है ना कि अब नहीं ना, अब वो पूरा आ गया ना भैया, उसके बिना साक्षात्कार कैसे हो गया? अच्छा जिसको हम पूरा, कहते हैं कि भाई पूरा सूचना आ गया हमारे पास, है कि नहीं? जी अब जो होता है सानिध्य, हायर ऑर्डर सानिध्य, इसमें भी है साक्षात्कार बोध में, वो मूल्यांकन में है। इसमें एक जगह लिखा है कि कब तक पढ़ना है, तो बोध पूर्ण होने तक पढ़ना है, मतलब साक्षात्कार हुआ तो तब बोध हो ही जाएगा। ऐसे जी ऐसे बहुत सुंदर, देखिए ऐसे बोध पूर्ण होने तक, यानी साक्षात्कार हुआ और बोध हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं। साक्षात्कार होना, बोध होना ही। जी। और एक था कि ये प्रक्रिया और ये जो साक्षात्कार क्रिया है ना, हाँ, ये प्रक्रिया है। अभी भी प्रक्रिया ही है, अभी भी प्रक्रिया है, परंतु अब उसमें क्रिया के पुट आने लगे। क्रिया और प्रक्रिया में क्या फर्क है वो थोड़ा? जैसे जैसे जीवन में होता है वो क्रिया है ना? जी परस्परता में होता है वो प्रक्रिया है। जी भैया। यानी जो जीवन क्रिया
अब सही माने में जीवन क्रिया, जिसको साक्षात्कार और चिंतन, ये चिंतन बोध, ये क्रिया शुरू हो गया। क्रिया पूर्णता के लिए जीवन में गतियां बन गई। भैया वो जीवन में भी वो परस्परता, जो चित्त और वृत्ति के बीच में परस्परता, वो परस्परता है, पर वो जीवन की स्वयं की परस्परता है। अच्छा, स्वयं की परस्परता। स्वयं में परस्परता है, परिवेशीय परस्परता है। जी, ये प्रक्रिया में जो परस्परता है, वो परस्परता एक जीवन दूसरा जीवन, यानी विकसित जीवन और अविकसित जीवन, ये दो में प्रक्रिया है ना ये। ठीक है भैया, अभी स्पष्ट हो गया। ठीक बात है। अच्छा, मान लीजिए ये पूरा नहीं होता तो भी प्रक्रिया है, पर उस प्रक्रिया को अनुसंधान कहते, जो केवल स्वयं में करते हैं, वो अनुसंधान हुआ। ये अध्ययन प्रक्रिया शोध विधि से, ये परस्परता में है। तो एक विकसित जीवन और दूसरा अविकसित जीवन, ये दोनों के मध्य में, यानी समझने वाला और समझाने वाले के मध्य में प्रक्रिया है। भैया तो अनुसंधान को कैसे प्रक्रिया बोल सकते हैं? क्योंकि वो अपनी जीवन की जो स्वयं में परस्परता है, इसलिए प्रक्रिया है। जीवन और जीवन में स्वयं में हो रहा है ना। जैसे बाबा जी ने किया, स्वयं ही प्रश्न निकालना, स्वयं ही उसके उत्तर के लिए प्रयास करना, स्वयं ही उसमें जांचना, स्वयं ही क्या आना, ये सारा प्रक्रिया करना ही होता है। इसमें किसी सहायता नहीं होता। मतलब उसमें भी श्रवण मनन वही है अभी तो। हाँ, अब उसमें श्रवण नहीं है ना, उस श्रवण के तो बंद ही हो गया ना, वो समाधि हो गया। हाँ, ठीक है। तो अब समाधि की स्थिति पाने में तो कुछ प्रक्रिया होगा ही ना, ये सब कट ऑफ करने वाला बाहरी दुनिया से। जी भाई, ठीक। तो जो स्वयं के स्तर पर है, ये एक सूक्ष्म प्रक्रिया हुई, जो जीवन के स्तर पर है। और हम अभी जो प्रक्रिया की बात करते हैं, ये प्रक्रिया अभी परस्परता में है। स्पष्ट होता है? जी भैया। तो प्रतीति भी क्रिया हुई ना, हो और साक्षात्कार अभी प्रक्रिया है। अभी प्रक्रिया में है, पूरा होने तक। अब क्योंकि उसमें क्रिया का पुट आने लगा है, लेकिन अभी है प्रक्रिया, क्योंकि अनुभव होने तक मूल्यांकन की आवश्यकता है। जी भैया, अभी स्पष्ट हो गया। धन्यवाद। बढ़िया भैया, बढ़िया। जी भैया, अभी उसके बाद, अच्छा वो समय पूरा हो गया भैया। हो भैया अभी एक दो क्वेश्चन है अभी, तो हाँ, कर क्या अभी सकते हैं। कल? सबकी अगर है तो 3:30 तक चल सकते हैं, 15 मिनट और कर सकते हैं। नहीं भैया, मुझे लगता है और सब भी अगर प्रश्न रखना चाहते हैं तो कल एक दिन अभी हम प्रश्न का एक रखते दिन हैं, और कर सकेंगे। परसों हम लोग अपना प्रस्तुति दे, ऐसा कर सकते हैं? यस, वेरी ट्रू, कर सकेंगे। तो कल ठीक है। मुझे लगता है कि हम सब एक ही थोड़ा सा अपने से ये डॉक्यूमेंट पूरा देख के उसमें से जो प्रश्न है उसको रखते हैं भैया कर के सामने। सकेंगे। ठीक लग रहा है, आप लोगों के प्रश्न आ रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम तो जरूर हो रहा है। और भैया अभी दूसरी बार पढ़ा ना, तो तभी काफी सारे चीजों पे ध्यान गया। हाँ, तब तो आप बोल रहे थे और हम सुन रहे थे, ऐसा लगता था, लेकिन अभी काफी सारा कनेक्शन मिला। बढ़िया, बहुत अच्छा, खूब बढ़िया। और जी इस बेस से यदि हम पुस्तक पढ़ते हैं तो आप खुद ब खुद गति को पहचान पाएंगे। जी बहुत ही भैया, बढ़िया। तो कल फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। जी भैया, नमस्ते। नमस्ते।